सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार ईद स्पेशल। तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो हमने पिछले सवा दो साल में ख़ासे बेहतरी की तरफ जाते देखे, चूँकि पिछले 1.5-2 साल में जो सूरत हाल थी वो बहुत ही बहरानी कैफियत थी और पाकिस्तान की मईशत एक मौके पर डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रही थी। इस तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि एक संजीदगी का मुजाहरा किया गया। न सिर्फ हुकूमत बल्कि तमाम स्टेक होल्डर मिलकर बैठे, SIFC की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद पिछले 1 साल सवा साल का जो अरसा है वो पाकिस्तान में माशी हालात के अतबार से स्टेबिलिटी की तरफ हमें जाते हुए तमाम आशारिये नज़र आए। इस वक्त जितने भी मैक्रो इंडिकेटर्स हैं इकॉनमी के, जिनसे इकॉनमी को जांचा जाता है, जिनसे इकॉनमी को नापा जाता है, वो हम देख रहे हैं कि अंडर कंट्रोल हैं और सूरत हाल में खासी बेहतरी हमने देखी है। IMF का प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से हासिल किया, लेकिन अब ये 24-25 IMF के प्रोग्राम हासिल करने के बाद हम कब IMF से छुटकारा हासिल कर सकेंगे? ये रिव्यू कामयाबी से गुजर गया, हमने अगले 5 साल के टारगेट सेट कर लिए हैं, लेकिन उन टारगेट्स को अब हासिल कैसे किया जाएगा, अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाएगा, जो हमारा एक लोकल इन्वेस्टर है उसको एक एतमाद की फ़ज़ा कैसे उसके लिए कायम की जाएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के जो इशूज़ हैं वो कैसे अपने हल की जानिब जाएंगे, और फिर उससे बढ़कर FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी बैरूनी इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो हमारा मुल्क, हुकूमत और हमारी रियासत कैसे हासिल करने में कामयाब होगी। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब, आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, ईद के इस पुरमसरत मौके पर आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आरिफ साहब, ये हम देखते हैं पिछले 1-1.5 साल में जो हमारे माशी अशारियों में तब्दीली आई है, हमारे तमाम इस वक्त जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। हमने स्टॉक मार्केट को बड़ा बूम की तरफ जाते देखा पिछले 5-6 माह में। इसके अलावा हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट हम नीचे ले आए, हम महंगाई की सतह को भी, जो बढ़ने की शरह है, उसको भी किसी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। अब स्टेबिलिटी तो आ गई है, ये हम ग्रोथ की तरफ कैसे जाएंगे, तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले जो है तकरीबन 1.5 साल के अरसे के अंदर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी इम्प्रेसिव जो है वो अचीव की गई है। और बट उससे आम आदमी ये कहता है कि भाई इससे हमारा क्या फ़ायदा है, और वो कहते हैं कि ठीक है कि इन्फ्लेशन जो है वो अब फर्दर बढ़ना कम हो गया है, बट जो इन्फ्लेशन हो गया है उसका जो बर्डन हमारे ऊपर है उसका रिलीफ हमें जो है वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? और उसका रिलीफ आपने इशारा किया, और उसका रिलीफ जो है वो ग्रोथ के ज़रिए ही मिल सकता है, क्योंकि उसमें फिर अगर लोगों की जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, बिजनेसेस बढ़ेंगे, तो वेजेस भी फिर जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है अभी मीटिंग्स करते जा रहे हैं मुसलसल जो है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से, बशमूल बिज़नेस कम्युनिटी से, और वो इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा अब इस पर ज़ोर दे रहे हैं कि हम ग्रोथ जो है वो किस तरह ज़्यादा हासिल करें। चीफ मिनिस्टर सिंध भी जो है वो भी, उन्होंने भी कंसर्न शो किया है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए जो है वो रोज़गार के मौके जो है वो बढ़ाए जाएं, और उसमें हमें क्या जो है वो इक़दाम करने चाहिए कि जिसकी वजह से जो है लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बेहतर हो। बट जब ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो एक आम लोगों का ये ख्याल है कि जब हम ग्रोथ को जो है वो पुश करते हैं तो हमारा फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो उसमें जैसे एग्रीकल्चर है, IT है, माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ये ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनको आप पुश करेंगे तो जो है वो ग्रोथ में भी इनकी कंट्रीब्यूशन होगी, और उनको जॉब क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, कंस्ट्रक्शन सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, IT में बहुत ज़्यादा जो है यंग जनरेशन के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, माइनिंग में एक्सपोर्ट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। माइनिंग तो थोड़ा सा लॉन्गिश प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और IT जो है इसके तो क्विक रिजल्ट्स जो है वो हासिल हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो अब काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और काफ़ी सिलसिला कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ को हम रोल आउट करें कि जिसकी वजह से जो है ये ग्रोथ हासिल हो सके विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन आवर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स।
सही। अच्छा, अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना जिसका नाम उड़ान पाकिस्तान है, इसमें एक 5 ईज़ का फ्रेमवर्क सेट किया गया। सबसे पहले है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को हमें 32-33 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर प्लस में लेके जाना है। अब अगर उस एक्सपोर्ट को हमें बिल्कुल डबल करना है अगले 5 साल में, तो ये हर साल 6-7 अरब डॉलर का इजाफा ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा? जो अभी इस वक्त करंट पेस है हमारे 2025 का, इस रफ्तार से हम चलते हैं तो वहाँ तक पहुँच सकेंगे? आई थिंक इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा कि ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब काफ़ी हाई हो गई है। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो कम लाना, उसमें सर फहरिस्त जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है। एनर्जी प्राइसेस जो है ने हमको रीजन में इनकॉम्पिटिटिव बना दिया है, और उससे हम अगर हम उसमें इनकॉम्पिटिटिव रहेंगे तो हमारे लिए जो है वो compete करना इंटरनेशनल मार्केट में मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए भी अगेन आई थिंक हम रोज़ाना पढ़ते हैं कि जो है हुकूमत इन चीज़ों पे जो है वो काम कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है वो क्रिटिकल होगा। इंटरेस्ट रेट आपने अपने इंट्रो में बताया कि वो इंटरेस्ट रेट जो 24% तक चला गया था, जो पॉलिसी रेट 22 चला गया था, पॉलिसी रेट 12 आ गया है, और तकरीबन 12 और 13 के दरमियानी काइबोर भी जो है वो चल रहा है। तो यूँ उसके अंदर कमी आई है। तो एक दूसरा ये कॉस्ट फैक्टर था जो हाई था। एनर्जी में अगर वो कोई रिलीफ लाते हैं, अभी हम सुनते हैं कि ये कहते थे कि 8 रुपये तक उसमें कमी लाएंगे, फिर अभी वो IMF के साथ जो डायलॉग चल रहा है उसकी स्पेकुलेशन लोग करते हैं अखबारों में, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत का ये ऑफिशियल वर्जन ये है कि हम जल्द या बदेर जो है वो इसके अंदर जो है वो कमी लाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और इसके बगैर चारा नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाए। एक्सपोर्ट बढ़ाना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू सर्वाइव, और इसमें ज़ाहिर एक हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा से, दूसरा हम ज़्यादातर डिपेंड करते हैं रेमिटेंसेस पे। हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं उनके रेमिटेंसेस, उसमें काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रोथ है का हुआ है। तो वो एक जो है वो एरिया है जो हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा एरिया ज़ाहिर है हमारी इंपोर्ट को जो है वो कंट्रोल करना है, इंपोर्ट को जो है वो कंटेन करना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जो सेक्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जाए, ताकि मकामी तौर पर जो लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मकामी तौर पर बने और मकामी तौर पर जो है वो अवेलेबल हो। तो उससे हमारा जो इंपोर्ट पे ज़र मुबादला ख़र्च होता है वो ना हो। और फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि हम अपनी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ साल से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से एब्सेंट है, और उसको इंटरनेशनल मार्केट से फाइनेंस का एक्सेस मौजूद नहीं है। तो उसमें अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करके उस चीज़ को जो है वो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर उससे भी ज़्यादा जो वो है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी अभी बिल्कुल लो एप पे है, ज़्यादातर वो डिसइन्वेस्ट करके जो है वो चले गए हैं। तो वहाँ भी जो है वो गुंजाइश है कि ऐसे इकदाम किए जाएँ कि जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, ऐसे इकदाम किए जाएँ जिससे ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए फिर ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है वो आते हैं बशमूल फॉरेन इन्वेस्टर्स के। तो उसमें जो बेहतरी आएगी तो आई बिलीव कि वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी जो है वो वापस आएंगे। एक और जो एरिया है कि जहाँ मतलब गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, वो हमारे यहाँ टैक्सेशन रेट भी बहुत हाई हो गए। तो 3 चीज़ें थी, हमारा एक हाई इंटरेस्ट रेट था वो एड्रेस हुआ है और मज़ीद उसमें कमी होनी चाहिए। एनर्जी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है रीजन के मुकाबले में, उसको ठीक होना, जो गवर्नमेंट उसको एग्री कर रही है कि हम करेंगे और वादे कर रही है, आई होप कि वो अपने वादों को जो है वो पूरा करे। और तीसरा जो है वो टैक्सेशन रेट्स है। तो हमारे ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% है, फिर इसके ऊपर जो है वो सुपर टैक्स है, फिर और मुख्तलिफ सेक्टर्स में एडिशनल टैक्सेस जो है भी जो है लगा गए। तो उसमें हम अगर ये चाहते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टर्स से भी आए और बाहर से भी आए, तो उसके लिए उन टैक्सेशन रेट्स को भी रेशनलाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो बड़ा वैलिड पॉइंट आपने अभी रेस किया, 8 रुपए अगर ये कमी होती है टैरिफ में या 10 रुपए की कमी जो एक्सपेक्टेड है,
ये कमी उस सूरत में हुकूमत देने जा रही है कि जब अभी ऑयल प्राइसेस डाउन हुई और वो पेट्रोलियम प्राइसेस का रिलीफ था, वहाँ उन्होंने उस रिलीफ को रोका और वो बिजली की सूरत में कंपनसेट कर रहे हैं। ये कितना लॉन्ग टर्म या मुस्तकिल होगा, चूँकि ऑयल प्राइसेस अगर दोबारा अप होती हैं तो फिस्कल स्पेस तो आपके हाथ से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन आई बिलीव कि इज़ ए वेरी स्मार्ट मूव। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी जो है उन्होंने ये मूव की है, और ये मूव करने से अगर ये बिजली के रेट जो है वो नीचे आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस आप पास ऑन भी कर देते हैं तो जनरली जो है वो ट्रांसपोर्टर्स उसको आगे पास ऑन नहीं करते, तो पास ऑन नहीं करते, वो बीच में वो रह जाता है उसके बेनिफिट। लेकिन उसको आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को कम करने में उसको इस्तेमाल आप करेंगे तो उसको इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ हमें जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए, वो ये है कि इस वक्त हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर्स जो है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत कम चल रही है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि हमारे पास आइडियल कैपेसिटीज़ हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। जब पास में ये ग्रोथ की बातें हो रही थी तो उस वक्त आपके पास एडिशनल कैपेसिटीज़ नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी में जो है वो आपका जो है वो शॉर्टफॉल था, शॉर्टेज थी, और लोड शेडिंग हम फेस कर रहे थे उस वक्त। तो फिर ये डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि बहुत ज़्यादा जो है वो पावर यूनिट लगाए जाएं और नई इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ी मुख्तलिफ सेक्टर्स में, सीमेंट में, स्टील में और सेक्टर्स में जो है हमारे पास कैपेसिटीज़ फुली यूटिलाइज थी। तो उसमें फर्दर ग्रोथ के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई। टेक्सटाइल में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पैकेज भी दिए गए, और उससे जो है वो नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और उससे फॉरेन एक्सचेंज खर्च हुआ। फिर सी पैक का जो केस आया तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स हुई, तो उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल जो है वो हुआ। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल जो हालात हैं उसके अंदर इन तमाम सेक्टर्स के अंदर कैपेसिटीज़ हैं बट वो अंडर यूटिलाइज हो रही हैं। तो अब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि जिससे फौरी तौर पर वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़े। तो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो एनर्जी की खपत बढ़ेगी, एनर्जी की खपत बढ़ेगी तो एनर्जी की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का हाई रेट का एक फैक्टर ये है कि हम जो अपन अवेलेबल कैपेसिटीज़ हैं उससे बहुत कम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है वो हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ जाती है। IMF कहता है वो कॉस्ट जो भी है उसको आप पास ऑन करें, आप इसको अनबजटेड सब्सिडी जो है वो न करें। तो वो जब होगा, और वो कैसे हासिल होगा कि जब दूसरे सेक्टर्स लाइक ये इस वक्त सीमेंट जो है वो 58-60% कैपेसिटी पे चल रहा है, स्टील 50% पे चल रहा है, और आपका टाइल्स एंड ग्लास एंड इवन टेक्सटाइल भी जो है वो 70-75% पे जो है वो चल रहा है। और एनर्जी की प्राइसेस जब नीचे आएंगी तो टेक्सटाइल भी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो वो भी अपनी कैपेसिटी को न सिर्फ यूटिलाइज करेगा बल्कि एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो चीज़ को अगर वो अच्छे तरीके से जो है वो डील कर पाएंगे तो ये पाकिस्तान में टर्न अराउंड आएगा, और ये जो इनका उड़ान पाकिस्तान के जो इनके प्लान्स हैं वो अचीव हो सकें। लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगी। चाहे जो पावर प्लांट्स अभी लगे, लोड शेडिंग का जो सिलसिला था उस पर उसको ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैपेसिटी वाले, तो उस वक्त प्लान ये था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं, इंडस्ट्री ने बड़ा होना है, तो ये सारी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-20 साल में वो नहीं हो सका। इन्हीं 15-20 साल में हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क की GDP में 115% का इजाफा होता है, वो 2.1 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन पे चली जाती है। वो जर्मनी और जापान को बीट करने की बातें कर रहे हैं, और 10 साल में हम 15 साल में वहीं के वहीं मौजूद हैं। तो ये जब पिछले 15-20 साल में ये इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर सकी, अब ये 42,000 और 43,000 जो मेगावाट की कैपेसिटी है, इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फिर कैसे हो सकेगी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में? 5 साल में कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकेंगे? देखिए, जो ये 42,000 की जो कैपेसिटी है वो तो मशीन्स लगी हुई हैं, लेकिन इसमें से जो 32,000 की कैपेसिटी है वो सर्विसेबल है, बाकी तो जो है वो रिडंडेंट है। और उसमें भी पे कोई 22-23 हज़ार जो है उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटीज़ हमारे पास जो है वो लगी, उससे ज़्यादा जाता है। लेकिन इस्तेमाल आपने सही कहा कि कम है, इस वक्त तो 12-13 हज़ार मेगावाट है, और ये 12-13 हज़ार मेगावाट का अगर 22,000 तक हम पहुँचते हैं जो हम कर सकते हैं, तो हमारा जो पर मेगावाट
कॉस्ट है वो 15 रुपये पर यूनिट कम हो जाती है, यानी पर यूनिट मेगावाट, मेगावाट नहीं, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो इस वक्त जो 35 रुपये है, वो अगर आप अपनी सेल को जो है वो ये 13,000 मेगावाट से जो है 22,000 मेगावाट करते हैं, तो उससे 15 रुपये की कॉस्ट में फ़र्क आता है। तो वो आप ज़ाहिर पास ऑन कर सकते हैं, तो उसके लिए उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ाना होगा। अब जो हमारे जो पड़ोसी ममालिक की आपने बात की कि वहाँ जो है वो ग्रोथ रेट इस पीरियड में अच्छा रहा है, तेज़ रहा है, और पाकिस्तान में नहीं रहा, तो उसमें सबसे बड़ी वजह मुझे जो समझ आती है या नज़र आती है वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। किसी गवर्नमेंट ने ना कोई गवर्नमेंट ने जो है रिपीट टेन्योर कर सका है, बल्कि अपना टेन्योर को भी जो है वो पूरा नहीं कर सका है। और सम हाउ हमारे जो पॉलिटिशियंस में आपस में अपने मामलात को बैठकर जो है वो रिज़ॉल्व करने का कोई सिस्टम नहीं है, और वो सिस्टम ना होने की वजह से फिर वो इंटरफेरेंस होती है, और इंटरफेरेंस की वजह से डिस्टेबलाइजेशन होती है। और ज़ाहिर है उसमें जो है वो फिर कोविड आया। कोविड तो पाकिस्तान ने बेटर डील किया, लेकिन उसके पास ये यूक्रेन रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी वजह से जो कमोडिटी सुपर साइकिल आया, और उसी दौरान में हमारे यहाँ पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए, और वो अपहीवल्स हुए तो एक गवर्नमेंट जा रही थी, उसने जो है वो डिसीशन मेरिट से हट के किए, जो आ रही थी उसने देर लगाई मेरिट पर डिसीशन लेने में। बाय द टाइम वो सेटल हुए उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका था, और उसमें जो बड़ी हिट लग गई थी, जिसमें आपने अपनी इंट्रो में जिक्र किया कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गए थे वो हालात। फिर जो है वो गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि नहीं, हमें मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे, और द मिनट उन्होंने ये डिसाइड किया मुश्किल फ़ैसले, और सारे मुश्किल फ़ैसले करना शुरू कर दिए, तो फिर ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, डिफ़ॉल्ट से हम निकले और लोगों में खौफ पैदा हुई। और इसी वजह से जब डिसिप्लिन आया और मुश्किल फ़ैसले लेने लगे, तो फिर आपने देखा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ना शुरू हुई, IMF का जो है वो कॉन्फिडेंस इन हुकूमत पे जो है वो बढ़ा। तो उससे फिर सक्सेसिवली फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो अच्छे फ़ैसले किए गए। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर जो एब्यूज़ थे उनको रोका गया, जो स्पेकुलेशन ओपन मार्केट में डॉलर रुपये की जो है वो था उसको रोका गया, और उसके रोकने से जो है वो रुपए में स्टेबिलिटी आ गई, और रुपए में स्टेबिलिटी आ गई तो उसके फिर हमने बेनिफिट जो है वो ये देखे कि इन्फ्लेशन जो है वो रुक गया, और इन्फ्लेशन फिर कम होना शुरू हुआ। तो ये अगर हम डिसिप्लिन के साथ जो है वो चलाएं और मेरिट पे फैसले करें, ज़्यादा पॉलिटिकल फैसले करेंगे और अपने आप को जो है हुकूमत के ख़जाने को हिट करते रहेंगे, तो वो तो फिर उसमें ख़राबी पैदा होगी, डिक्लाइन होगा, तो उसमें फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं रहता। पाकिस्तान जो है इज़ ए वेरी वायबल कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। हम दोबारा बैठकर अपने आप को जो है वो ऐसे अपने आप को पोजीशन करें कि जिसकी वजह से हम ये समझें कि अभी हम एक नई इनिंग शुरू कर रहे हैं, और नई इनिंग शुरू करते हैं और इस पर अगर हम सही तरीके से राइट ट्रैक पर चलते रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी और ज़्यादा अच्छी रिकवरी आ जाएगी। तो ये जो हम बातें हो रही हैं, उड़ान पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, एनर्जी प्राइसेस को कम करने की बात हो रही है, IT एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करने की बातें हो रही हैं, तो यही आई थिंक रास्ते हैं जिन रास्तों से चलते हुए हम जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। और बेहतरी की तरफ गामजन होंगे तो ठीक है, कुछ साल हमने हमारे ज़ाय हो गए या उसमें हमको नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपने एक इनिंग में अगर आप 0 पे आउट हो गए तो दूसरी इनिंग में 100 नहीं कर सकते। तो अगर अपने आप को आप अप्लाई करेंगे सही तरीके से, और जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके उसूल हैं, उसके ऊपर कारबंद रहेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे, तो जो है चीज़ें बेहतर होंगी। इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर उसमें लोगों की जो है वो उन प्रोडक्ट्स में डिमांड है कि वो फिर जॉब क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है वो की बढ़ा रहे होते हैं, और ओवरऑल फिर जो है लोगों में जो है वो खुशहाली का जो है वो माहौल पैदा होता है। अच्छा, कुछ सेक्टर्स और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जहां हुकूमत सही तरीके से मैनेज नहीं कर सका, जैसे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज़ करने का मामला है।
हमने देखा कि लोकल इन्वेस्टर्स और उसमें शायद कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थे, उनकी दिलचस्पी थी PIA को एक्वायर करने में, लेकिन कोई एक प्राइवेटाइजेशन हम पिछले 8-10 साल में अभी तक कामयाबी से नहीं कर सके। सवाल आज साहब मैं आपके सामने रखता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आरिफ साहब, हमने देखा कि PIA को प्राइवेटाइज़ करने की हुकूमत ने कोशिश की और 31 अक्टूबर को, उससे पहले तक 5 से 6 बिडर्स थे, उसमें एक आप भी थे। इसी प्रोग्राम में आपने तस्करा भी किया था कि अगर हुकूमत ज़्यादा शेयर्स को फ़रोख्त करे तो फिर हमारी दिलचस्पी भी ज़्यादा हो जाती है, फिर इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंस के साथ आता है। लेकिन बड़े लिमिटेड शेयर्स उस वक्त फ़रोख्त किए जा रहे थे और वो मामला भी फिर प्राइवेटाइजेशन का वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। आखिर में एक ही बिड आई, वो इतना मिस हैंडल क्यों हुआ मामला, और फिर उससे अब तक आप क्या समझते हैं हुकूमत ने क्या कुछ सीखा है? अब जो जुलाई तक PIA को प्राइवेटाइज़ करने की बात हो रही है, तो इसमें अब कितना कॉन्फिडेंस लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी मौजूद होगा? देखिए, अभी जो रिसेंट पीरियड के अंदर, या इसको ये कहें कि पिछले कुछ सालों में प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पर जो है वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायूस कन रही है। और हालांकि आई थिंक पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन का ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। यानी अगर आप लें 1991 से ले के 2006-07 तक जो है वो पाकिस्तान एक बहुत सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन उन्होंने जो है वो हासिल की थी। आप ये बैंक्स को देखें, और बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन जो है वो ऐसी थी कि हर साल गवर्नमेंट को पैसे डालने पड़ते थे। अब एक एक बैंक जो है वो 40-40, 50-50 बिलियन रुपीस उनको टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो उनको एक तो सेल प्रोसीड्स मिल गई, और सेल प्रोसीड के बाद जो है वो टैक्सेशन में जो है, और आप ये देखें कि उनके सबके जो है सैलरीज बिल जो है कई गुना बढ़ गए। इसी तरह दूसरे जो भी उन्होंने यूनिट्स प्राइवेटाइजेशन के किए थे वो सब के सब जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। वो सक्सेसफुल रहे, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो बहुत उनमें टर्न अराउंड आया और बेहतरी आई। एम्प्लॉइज़ को भी ज़्यादा बेहतर वो सर्विस करते हैं, टैक्सेस में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान स्टील का जो फियास्को हुआ, और उसको जो है जिस तरीके से जो है वो कोर्ट्स ने हैंडल किया, वो उसके बाद जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन में शाये हो गए। इसी तरह रेकोडिक को जिस तरीके से हल किया गया और उसमें पाकिस्तान को जो है वो कई बिलियन डॉलर्स का जो है वो क्लेम आ गया, और उसमें फिर अल्टीमेटली जो है वो एंटोफागास्टा को उनको जो है $1 बिलियन जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ा, एक और आधे उसका शेयर का, और आधा शेयर में बैरेक गोल्ड जो है वो अब उसको 50% शेयर होल्डिंग में वो दोबारा, अगर वो हमने पैसे इतना टाइम हमने ज़ाया किया, तो अब जब दोबारा इन्होंने ये किया तो उसकी PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए भी अनफॉर्चुनेटली जो शायद एडवाइज़र्स हैं वो सही तरीके से उनको स्ट्रक्चर करने में जो है वो उन्होंने असिस्ट नहीं कर सके। वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो PIA को जो ऑफ़र किया था लास्ट टाइम, उसमें उन्होंने नेगेटिव इक्विटी रखी थी, 50 बिलियन रुपीस की नेगेटिव इक्विटी। मतलब ये है कि कंपनी तो वो होती है ना कि उनका अपना कैपिटल होता है, अपना कुछ सरमाया होता है। वो तो कहता है कि ज़ीरो सरमाया के बाद भी 50 बिलियन उनको उसके और नुकसानात के साथ वो जो है वो उसको प्रेजेंट कर रहे थे, और उसको जो है उस तरह उसको वैल्यू किया गया था कि वो उसकी वैल्यू ये है फ़लाँ है, और उसकी बेसिस पर उन्होंने उसके रखे थे और कोई चीज़ें। तो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं बिकॉज ऑफ दैट जो है वो दिलचस्पी उन्होंने नहीं ली। अब आई थिंक उनको इसकी बात की जो है वो समझ आई है, और एक लिहाज से वो एक जो प्रोसेस हुआ तो वो भी एक खुशफहमी जो है वो ख़त्म हो गई कि नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये जो ऑक्शन होता है या ये प्रोसेस होता है, ये तो एक प्राइस डिस्कवरी के लिए होता है ना। पूरी दुनिया के आपने सामने एक चीज़ रख दी कि भाई आप इसको बिड करो, और उसमें अगर कोई बिड नहीं आती है तो उसकी रियल वैल्यू है कि जो नहीं आई है इसका मतलब वो वैल्यू उसकी नहीं है। किसी एक बिडर ने जो है वो 10 बिलियन जो है वो किया, और 10 बिलियन में भी वो 15% जो है वो एक्चुअली
होल्डिंग कंपनी को जाना था, बाकी तो जो है वो 85% कंपनी में जाना था। तो वो फिर अब जो है वो पॉलिसी मेकर्स ने जो है वो रियलाइज़ किया है और अब ये हम सुनते हैं कि उसको रिवाइज स्ट्रक्चर के साथ जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि और ये जो PIA है ये बहुत डिफ़िकल्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी एक तो ये होता है ना कि हम ये बात करते थे जनरली कि लेगेसी लोन की वजह से जो है जो इतना हुकूमत ये जो कंपनी इतना लॉस करती थी, तो हुकूमत जो है वो गारंटी देकर उनके ऊपर उस लॉस को मज़ीद बोरो करके जो है वो चला रही थी, पूरा कर रही थी। लेकिन उसको अगर हम ये देखें पिछले 10-15 साल में, तो उसने कोई जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं किया, इवन ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है वो नहीं किया। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप समझते हैं और जो लोग इस बात की टेक्निकल लैंग्वेज को समझते हैं कि कोई कंपनी या कोई बिज़नेस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट ही ना कर सके और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही ना कर सके, तो वो तो बिज़नेस जो है वो बहुत ही ख़तरनाक बिज़नेस है। उसमें तो कोई भी इन्वेस्टर जो है दिलचस्पी जो है पिछले 4 साल में तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही कि यूरोप और UK के रूट्स ही बैन थे। अब तो कम से कम यूरोप की हद तक तो रूट्स बहाल हो गए, तो एक अट्रैक्शन तो कम से कम आई। जी, उसका भी जो है ये तो कुछ सालों का था ना, लेकिन आप 10-15 साल का लें तो 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ये है। बट यस कि ये जो यूरोप का बहाल होना और अभी जो है वो UK का जो है वो कहते हैं कि नहीं हुआ, और UK का जो है उसको आई होप कि वो फिर जल्द हो जाएगा और उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स जो है वो डेफिनेटली होंगे। लेकिन उसमें जो भी इन्वेस्टर आएगा उसको अपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फ्लीट को जो अभी इन एयरक्राफ्ट वगैरह की जो इस वक्त कंडीशन है, वो कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो लोग उसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो उनके क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। तो उनको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी कि भाई ये आपको जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको रिनोवेट करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आपको एयरक्राफ्ट जो है वो नए लाने होंगे अपनी सर्विस को जो है वो बेहतर करने के लिए। और उसमें जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो गवर्नमेंट को अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ इसमें से प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ पैसे हासिल करना चाहते हैं, या इस एयरलाइन को जो है वो किस सर्विस को बेहतर करके लोगों के लिए जो है वो सहूलियात पैदा करना चाहते हैं। तो आई थिंक इसमें जो पैसे रेस करने की सकत तो नहीं है, मतलब उसके जो एसेट जो हैं, यानी अगर इसकी नेगेटिव बुक वैल्यू है और अगर वो नेगेटिव बुक वैल्यू ख़त्म भी कर देंगे तो उनकी एसेट की वैल्यू तो बहुत मिनिमल वैल्यू है। वो कहते हैं कि ब्रांड है, तो ब्रांड अब में दोनों चीज़ें हैं, इसमें प्लस भी है माइनस भी है ब्रांड में। नो डाउट पाकिस्तान का ये PIA का एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इनिशियल पीरियड में जो है वो बहुत ही पाकिस्तानियों के लिए ये प्राइड का बाइस था, लेकिन लेटली जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पशेमानी का जो है वो मामला रहा है, और जिस तरीके से चीज़ें वहाँ मैनेज हुई हैं वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो गवर्नमेंट ने चूँकि अब रियलाइज़ किया है कि हम इसको इम्प्रूव करके ऑफ़र करेंगे, और फिर ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो भी मुहिब वतन हैं, वो उसको इस पॉजिटिविटी में देख रहे हैं कि अगर उसमें कुछ वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन ये होगा कि हम जाके मेहनत करके क्या उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर यूं तो नहीं आएगा कि भाई मैं पैसे डोनेशन दे दूं, बिल्कुल, और डोनेशन तो वो चाहेगा भी, तो उसकी लिमिट है, 2 साल 4 साल 5 साल तक वो डोनेशन उसमें ख़त्म हो जाएगा, और वो भी उसी तरह लटक जाएगा जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान जो है इसके अंदर मसाइल में घिरी हुई है। तो अगर उस माइंडसेट के साथ दोनों इन्वेस्टर भी और जो सेलर हैं वो इस चीज़ पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट जो है वो पहले देख सकते हैं। तो आप भी उस लिस्ट में शामिल तारिफ साहब, जो बिडिंग की तरफ 6 बिडर्स शॉर्टलिस्ट हुए थे, अभी भी आपकी और आपके साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनकी दिलचस्पी अभी है? अब बिडिंग जब भी होगी तो आप लोग उस बिडिंग का पार्ट जी ज़रूर, उसको जो है हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ और डिस्कशंस भी हुई हैं, और उस डिस्कशन में ये अब हम सुनते हैं कि ये रिवाइज स्ट्रक्चर के साथ जो है इसको ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो रिवाइज स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ है
और जब LOI के लिए वो दोबारा से जो है इनविटेशन देंगे और उसके क्या उन्होंने स्ट्रक्चर किया है, तो उसकी बेसिस पर फिर ये हम इन्वेस्टर्स जो हैं ये अपने सब बैठकर उसको रिव्यू करेंगे और उसमें अगर वो वाकई डूएबल स्ट्रक्चर हुआ तो इसमें इंशाल्लाह शामिल होंगे। जब भी हुकूमत कोई भी PIA के अलावा भी कोई और एंटिटी भी प्राइवेटाइज़ करे तो उसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें प्राइवेटाइजेशन की सूरत में, चूँकि हुकूमत अपना स्टेक भी कहीं ना कहीं उसमें बाकी रखने की कोशिश करती है और यही इस केस में भी था। तो ये सिर्फ ये PIA में नहीं बल्कि इसके बाद स्टील मिल और फिर IPPs और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को जब प्राइवेटाइज होना है तो एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि मैक्सिमम शेयर्स को प्राइवेटाइज़ किया जाए। देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी एंटिटी जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन आई बिलीव कि PIA में कोई गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होना चाहिए और वो इसी तरह होगा कि वो 100% जो है वो एग्ज़िट कर जाए उसमें, और वो एग्ज़िट कर जाए क्योंकि हमने ये देखा है, हमारा तजर्बा रहा है एक और पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी हम जो है वो गवर्नमेंट शेयर होल्डर है, लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेसी का जो वहाँ बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनइक्विटेबल है और वहाँ वो अपना ये समझते हैं कि उनके पास जो है वो वीटो राइट्स आ गए, वो ही चाहते हैं कि बस हम अगर माइनॉरिटी में भी हैं लेकिन हमने जो कह दिया बस वो चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह तो फिर ये एयरलाइन नहीं चल सकती है। तो दूसरी कंपनीज़ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है उसमें, हमने इस तरह देखा है। तो आई थिंक कोई भी हुकूमत का इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए, फिर 100% जो है वो प्राइवेट सेक्टर, ताकि प्राइवेट सेक्टर ऑन मेरिट अपने सही फैसले जो है वो कर सके। हाँ, हुकूमत उसको रेगुलेट करे सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़रिए और रेगुलेटरी बॉडीज़ के ज़रिए उसको जो है वो रेगुलेट करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो जो है वो 100% अपनी शेयर होल्डिंग ऑफ़र करेंगे तो शायद बेटर जो है वो इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का जो है वो हासिल कर सकेंगे। और आरिफ साहब, आखिर में जो एक टैक्सेशन रेट वाला आपने बड़ा वैलिड इशू रेज़ किया था कि वो रेट बढ़ता रहता है लेकिन वो जो टैक्सेशन नेट है उसको हम उस तरीके से बढ़ता हुआ नहीं देख रहे। एक परसेप्शन है और शायद हुकूमत का भी शिकवा रियल एस्टेट सेक्टर से भी, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो अब सूबों की लेजिस्लेशन के तहत 1 जुलाई से उस नेट में लाया जा रहा है। फिर जो ताजिर बरादरी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है हमारी, उससे भी वो ताजिर दोस्ती स्कीम आई, वो नाकाम हो गई कि उस तरीके से टैक्स नेट में आने को तरजीह नहीं देते हैं। ये प्रायोरिटी कब सेट होगी हमारे एक आम पाकिस्तानी की? देखिए, आई थिंक जहाँ तक FBR रेवेन्यू की ग्रोथ का ताल्लुक है वो तो इम्प्रेसिव रहा है। हर साल आप देखते हैं कि जो टारगेट नया सेट करते हैं वो आई थिंक ऑन द एवरेज अगर हम देखें तो इन एक्सेस ऑफ 25%। इस साल तो 40% बढ़ा दिया, लेकिन वो पहले से टैक्स पेयर से ही लिया जा रहा था। लेकिन जो एज ए होल जो है वो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उनका जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। अगर इस साल भी हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले में टारगेट बहुत ज़्यादा हाई और टफ था, लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो बड़ा इम्प्रेसिव है। 30% रेज है। तो एक तो पहला जो हमारा क्राइटेरिया परफॉर्मेंस को सेट करने का होना चाहिए कि क्या उन्होंने अचीव किया। अभी अगर आप न्यूजीलैंड को जो है वो 250 रन 20 ओवर में बनवा देंगे और आप ये कहेंगे कि 250 रन में अब आप उसको जाएं और करें, और उससे अगर कुछ थोड़ा भी 1 ओवर 2 ओवर कम खेला तो आपने कहा कि भाई नहीं ये तो बहुत बुरा है। तो मतलब ये है कि एक मेजर ये होना चाहिए कि हम क्या हर साल, और उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट को और FBR को क्रेडिट देना चाहिए कि वो उसमें ग्रोथ है। अब जहाँ तक ये कंप्लेन है और बहुत ज़्यादा कंप्लेन है कि ज़्यादातर टैक्सेस उन्हीं से लिए जा रहे हैं या उन्हीं को जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं और उन्हीं को बढ़ा के ये अपना जो टारगेट है वो पूरा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत जो कंसर्न है कि जो मार्केट जो है को है और वो एक्सप्रेस इसको करते रहते हैं। लेकिन अब जो इक़दाम हुए हैं उस इक़दाम में उन्होंने रिटेलर्स पे भी जो कानून वगैरह बनाया है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है और उससे कलेक्शन भी कुछ उन्होंने क्लेम कर रहे हैं कि बेहतर हुई है। एग्रीकल्चर पे आप सोच नहीं सकते थे कभी कि पाकिस्तान में ये कोई लॉ बन जाएगा कि एग्रीकल्चर के टैक्स पर, वो अब बन गया है। तो वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस जो है वो होने में, और एक दफ़ा बन गया है तो अब वो प्रोग्रेस करता रहेगा। दूसरा जहाँ रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट पे टैक्सेस तो बहुत हैं और रियल इस्टेट का भी लोगों को फ़र्क में जो है वो होना चाहिए कि रियल इस्टेट में 2 शोबे हैं।
एक है जो प्लॉट की परचेज एंड सेल का, उसको भी रियल एस्टेट बोलते हैं, और एक जो है वो डेवलपमेंट का, जो कंस्ट्रक्शन का है। तो जो कंस्ट्रक्शन का है वो तो बहुत नोबल काम है, उसका तो ह्यूज कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट वो एम्प्लॉयर है लोगों के लिए, जो है वो हाउसेस को फराहम करना, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ जो है वो शॉर्टेज है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना, उसकी वजह से जो है सपोर्ट मिलना, और उसके ऊपर टैक्सेस भी बहुत है। हम चूँकि रियल एस्टेट से हम मुंसलिक हैं, तो उसमें हम ये देख रहे थे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो आप जो एक प्लॉट, रॉ प्लॉट को जब लेते हैं एज ए रॉ मटेरियल डेवलपर, और उसको जब बना के वो एंड यूज़र को दे रहा होता है, तो उसको उस जो इनिशियल वैल्यू ऑफ द प्लॉट है वो जब उसको बेच के निकलता है, तो वो 115% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट प्लॉट जो है वो टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। बाकी दूसरे जो बेनिफिट्स हैं रोज़गार वगैरह के और इसके, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं कोई इवेजन हो रही है तो इवेजन फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एफबीआर को चाहिए कि उसको डील करे और उसको इनकरेज करे, पुश करे, सपोर्ट करे ज़्यादा से जितना होगा। और आज का जो माहौल है, आपने जो जीडीपी ग्रोथ की बात की, आज के माहौल में अगर सबसे ज़्यादा, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो पहला काम जो ये करता कि ये कंस्ट्रक्शन को जो है वो रिवाइव करता। इसलिए नहीं कि मेरा अपना इस शोबे से ताल्लुक़ है सिर्फ, लेकिन मैं समझता हूँ इस चीज़ों को कि उसके क्या बेनिफिट जो है वो इकोनॉमी को जो है वो हासिल हो सकते हैं। और जो लोगों के रोज़गार के मसाइल हैं, लोगों के अपने महंगाई के मसाइल हैं, वो जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो महंगाई सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ें, कीमतें कम करके हो सकता है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ा के भी वो महंगाई को जो है वो के मसले को एड्रेस कर सकते हैं। तो अब जो महंगाई हो गई तो वो तो हो गई, लेकिन आप उसको अगर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा के करेंगे तो इंशाल्लाह ये लोगों की जो शिकायत हैं या लोगों के जो मुश्किलात हैं इस पे काबू पाया। ठीक है, चलें, उम्मीद है कि हुकूमत आपकी इन तमाम कीमती तजावीज़ पर भी अमल करे और उसके बेहतर रिजल्ट्स मुरतब। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब की सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।